ओके। अभी हम सम ऑफ जो सब स्पेसिस है उनमें एक थ्योरम था वो देख रहे थे। ये आ गया है। ये सही है ये। जो जी मेरी आवाज आ रही है अब? क्या नाम है जी नुमान? आपको जी सर। नुमान को पूछ रहा हूँ, हाँ, आपको तो आ रही है? मैसेज आया ना, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी आ रही है अब आवाज? एक सेकंड। पता नहीं किधर है। चलें, बहरहाल कहने का ये मकसद है कि ऐसा सेट जो देखें यू को भी कंटेन करे, डब्ल्यू को भी कंटेन करे और उनके सम को भी कंटेन करे, तो वो जो सेट होगा वो भी एक सबस्पेस होगा। ये पहली बात हो गई। एक मल्टीपल चॉइस बन गया। दूसरा मल्टीपल चॉइस ये है कि u प्लस डब्ल्यू जो होता है वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है जो u को भी कंटेन करता है और w को भी कंटेन करता है। ठीक है, इस तरह से आ सकता है ना। इफ u and w are subspaces of a vector space v, then ठीक है u plus w is subspace of v, smallest subspace of v, और तीसरे नंबर पे कर लें बोथ कर लें, और चौथे नंबर पे कर लें स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ v containing u and w, और ये कर लें लार्जेस्ट सबस्पेस ऑफ v। अच्छा अब ये बताएं जरा इसका क्या आंसर होगा। u और w दो सबस्पेसिस है वेक्टर स्पेस v की, देन u प्लस w इज, क्या u प्लस w सबस्पेस होगा? सोचें जरा। बिल्कुल होगा। क्या u प्लस w स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा जो u और w को कंटेन करे? बिल्कुल होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों अगर होंगे तो ये बोथ होगा, और ये लार्जेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको आ सकता है इसमें सब स्पेस में से। ठीक है आगे देखते हैं। अब आगे आ गया डायरेक्ट सम। तो डायरेक्ट सम जो है, डायरेक्ट सम आपने कहाँ कहाँ पे पढ़ना है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आपने इसको डायरेक्ट सम को रिंग्स में भी पढ़ना है। रिंग्स के अलावा आपने इसको फील्ड में भी पढ़ना है। ठीक है, फील्ड के अलावा आपने इसको, अभी आप इसको पढ़ रहे हैं ना वेक्टर स्पेस में, आपने इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी पढ़ना है। ठीक है, तो इन सारी जगहों पे आपने इस डायरेक्ट सम को पढ़ना है। तो अभी आप वेक्टर स्पेस में इसको पढ़ने लगे हैं कि ये वेक्टर स्पेस में क्या होता है। हर थ्योरी में इसकी अपनी डेफिनेशन होगी, रिंग्स में इसकी डेफिनेशन डिफरेंट होगी, और क्या नाम है फील्ड, सॉरी फील्ड नहीं, यहाँ पे मैंने लिखना था मॉड्यूल्स।
तो रिंग्स में, मॉड्यूल्स में और इनर प्रोडक्ट स्पेस में, ये जो 3 थ्योरीज हैं, इनमें इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है। सही है। अब वेक्टर स्पेस में इसकी डेफिनेशन क्या है? कह रहा है कि U और W का जो डायरेक्ट सम है उसको आप लिखते हैं ये प्लस लिख के ना, और इस तरह से। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डायरेक्ट सम कब पॉसिबल होता है? जब V U प्लस W के इक्वल हो और U इंटरसेक्शन W में जस्ट आइडेंटिटी आ रहा हो। ठीक है। अगर U प्लस W किया जाए तो पूरी वेक्टर स्पेस बन जाए, और अगर U इंटरसेक्शन W किया जाए तो जस्ट उसमें 0 आ रहा हो। ठीक है। तो अगर इसका हम थोड़ा सा ग्राफ बनाएं, जैसे ये आपके पास है V। ठीक है। तो इसके मैं ना 2 पोर्शन बना लेता हूँ, ये एक पोर्शन और ये एक दूसरा पोर्शन। तो ये जो स्मॉल इसमें पॉइंट छोड़ा हुआ है ना, ये हमने छोड़ा हुआ है 0 का। तो इन दोनों में जस्ट कॉमन ये है कि 0 कॉमन है, बाकी U लैदा है और V लैदा है, और इनको ऐड करने से W लैदा है, इनको ऐड करने से पूरा V बन रहा हो। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कि U और V जो U और W जो है ना, वो डायरेक्ट सम में आ गए हैं वेक्टर स्पेस V के। आगे आ जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन एंड स्पैनिंग सेट्स। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, और इसके कोई m वेक्टर्स आपने ले लिए हैं वेक्टर स्पेस V में से। तो इन m वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ आर स्केयर में से। लेट, मैं मिसाल के तौर पे लिख रहा हूँ, लेट जो है ना आर स्केयर एक वेक्टर स्पेस है, और इसका ना, इसके हम ले लेते हैं 2 वेक्टर्स। कौन कौन से? V1, ठीक है, 1 2 ले लिया, और V2 हमने ले लिया 2 3। ठीक है। तो सिंपल इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आप बनाना चाहें तो इसको हम कह लेते हैं कि ओवर जो फील्ड है ना, वो है रियल नंबर्स। तो अगर सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन बनानी है तो उस पे कोई कंडीशन नहीं है, आप कोई से 2 रियल नंबर यूज करके, तो जैसे अल्फा V1 प्लस बीटा V2, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। अल्फा और बीटा की कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि इन 2 वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए और किसी तीसरे वेक्टर में इसको लेकर आए, तो फिर वहां पे जो है ना सोचना पड़ेगा। वो भी आगे चलते हैं ना। फिर तीसरा कोई वेक्टर अगर आपने बनाना है तो उसकी क्या नोटेशन होगी? वैसे लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ना, ये अगर एन m वेक्टर्स हैं तो m जो है ना, आप कोफिशिएंट्स के तौर पे रियल नंबर या फील्ड के एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं, तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब वो कह रहा है लीनियर स्पैन क्या होता है? let S be a non-empty subset of a vector space B, the set of all linear combinations of elements of S is called linear span of S and is denoted by ये एंगल ब्रैकेट और इसमें S। If S is infinite, take linear combination of all finite subsets of S। असल में S कोई भी जो है ना नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का। S is non-empty, S is सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, तो जाहिर है S में भी जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे? वेक्टर्स होंगे। अब जैसे इसमें हम कह लेते हैं कि V1 है, V2 है, V3 है और Vm तक है। इसमें m एलिमेंट्स हैं। अब इन m एलिमेंट्स की पहली लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए। तो एक स्टूडेंट कहता है जी मैं पहली लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाता हूँ? मैं सबके साथ 1 1 लिख देता हूँ। जैसे V1 कोफिशिएंट में 1 आ गया, फिर दूसरे के साथ भी 1 लिख दिया V2,
फिर V3 कर लिया, फिर V4 कर लिया और फिर इन सबको हमने ऐड कर लिया। तो इन सब को जाहिर है हमने वेक्टर स्पेस में पढ़ा था कि जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो आंसर में भी कोई ना कोई वेक्टर आता है। तो इसके आंसर में कोई वेक्टर आ गया, U1 आ गया, ठीक है। ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गई। दूसरी लीनियर कॉम्बिनेशन स्टूडेंट कहता है कि मैं 1 2 पहले 1 लिखता हूँ, फिर 2 लिखता हूँ, फिर 1 लिखता हूँ कोफिशिएंट में, फिर 2 लिख देता हूँ, फिर 1 लिख देता हूँ, फिर 2 लिख देता हूँ। तो ऐसे जो है ना VM तक वो एक नई लीनियर कॉम्बिनेशन बना देता है। ये आ गया U2, ठीक है। तो अब देखें ना, रियल नंबर तो हमें नहीं पता कितने रियल नंबर्स हैं, अनकाउंटेबल है। तो आप यहाँ पे बहुत सारी लीनियर कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। कोई इसमें जो है ना हम काउंट भी नहीं कर सकते कि कितनी लीनियर कॉम्बिनेशंस हम एग्जैक्टली बना सकते हैं, लेकिन आप जितने भी नंबर सोचेंगे आप उतने नंबर से लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे आप काउंटिंग स्टार्ट कर दें, पहले 1 लिख दिया, फिर 2V2, फिर 3V3, फिर 4V4, तो जाहिर है कि इनके आंसर में भी कोई ना कोई वेक्टर आ जाएगा ना। U3 कर लो, तो U1 U2 U3 इन सारे ये जो न्यू लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद आपके पास वेक्टर्स आ रहे हैं, उनको एक नए सेट में लिख दें। तो उस सेट को आप इस नोटेशन से लिख लेना। तो इसमें वो सारे वेक्टर्स आ रहे हैं जो S के वेक्टर्स की पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस है, ठीक है ना। जितने भी हैं ये इनफाइनाइट पता नहीं कितने हैं, तो जितने भी वेक्टर हैं उन सबको आपने किस में लिख दिया, इस सेट में। और इसको हम कहते हैं लीनियर स्पैन। अब किसी भी सेट का लीनियर स्पैन क्या होता है? किसी भी सेट का लीनियर स्पैन जो सेट होता है वो एक ऐसा न्यू सेट होता है जिसमें जो पुराना सेट होता है उसके वेक्टर्स की ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस बनी होती हैं, ठीक है। क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। आगे देखें ना, अभी जो ये थ्योरम है ना, ये रिलेशन है किसका। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ना कि आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा हुआ है जी, आप कहते हैं जी हाँ जी ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो फिर आपको कहते हैं जी आपने लीनियर स्पैन भी पढ़ा हुआ है, तो अगर आप कहते हैं ना नहीं, तो फिर टॉपिक चेंज हो जाता है। अगर आप कहते हैं जी हमें पता है उसकी डेफिनेशन का, तो पहले नंबर पे तो आपसे उसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी कि डेफिनेशन तो बताएं। तो आप बताएंगे जी कि एस एक सेट है, वेक्टर स्पेस का सबसेट है, तो उसके जो अंदर एलिमेंट्स हैं जो के वेक्टर्स हैं उनकी ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस आप बना लें और जो आंसर्स आते जाएंगे उसका एक नया सेट बना दे। तो जो नया सेट बनेगा वो एक लीनियर स्पैन होगा। तो ठीक है, वेरी गुड, आपने बता दिया है। अब आप ये बताएं कि आपने सेट एस का जो लीनियर स्पैन बनाया था, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? बात समझ रहे हैं मेरी? कि जो सेट एस है और उसका जो लीनियर स्पैन है, उन इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? तो इन दोनों का जो रिलेशन है ना, वो यहाँ पे उसने एक थ्योरम की फॉर्म में लिखा हुआ है। कह रहा है कि एस जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है वेक्टर्स का किसी वेक्टर स्पेस वी में, जाहिर है ये सबसेट होगा। और जो ये है ये लीनियर स्पैन था। सेट एस के एलिमेंट्स की जो लीनियर कॉम्बिनेशन से हमारे पास नया सेट आया था वो एक लीनियर स्पैन था। तो जो लीनियर स्पैन है वो एक सब स्पेस होता है। मेरी बात समझ आ रही है जी। कि जो लीनियर स्पैन होता है वो एक सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस वी की। और एस जो है ना वो जाहरी तौर पे इस एस का सबसेट होगा। कैसे? देखें मैं भी आपको बताता हूँ। लेट्स से कि एस हमारे पास है V1 V2 और V3, मिसाल के तौर पे 3 वेक्टर्स हैं। और इस सेट के अंदर हमने सारी जो है ना पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, अच्छा पहली लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए कि V1 का कोफिशिएंट 1 कर ले, बाकी सारे 0 0 कर ले।
तो ये आ गया U1। असल में U1 V1 के इक्वल है ना, तो U1 हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर दूसरी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए कि 0V1 कर लें और बाकी V2 कर लें और फिर 0V3 कर लें, और इसको U2 लिख लिया। इसका मतलब है कि ये तो 0 है और ये भी 0 है, तो ये V2 U2 के इक्वल आ गया। इसी तरह V3 को अगर S में लेके आना है लीनियर कॉम्बिनेशन के जरिए, तो आप 0 0 करके और फिर V3 कर लें, जो कि U3 आ जाएगा। और ये आपके पास, तो S के सारे एलिमेंट उसके लीनियर स्पैन में आ गए, और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद इसमें लिख सकेंगे। तो हम कह सकते हैं कि S इज क्लियरली अ सबसेट ऑफ इट्स लीनियर स्पैन। ठीक है, S जो है अपने लीनियर स्पैन का एक सबसेट है, और जो लीनियर स्पैन होता है वो वेक्टर स्पेस V की एक सब स्पेस होती है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, प्रूव अगर देखना है तो यहाँ पे उसने प्रूव किया हुआ है। लीनियर स्पैन में से दो एलिमेंट्स ले लिए, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स किसी लीनियर कॉम्बिनेशन में आए हुए हैं। किसके एलिमेंट्स के जरिए? सेट एस के एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ गई और ये दूसरी लीनियर कॉम्बिनेशन आ गई। ये दोनों लीनियर कॉम्बिनेशंस में जो U1 U2 और UM तक ये जो सारे यूज हो रहे हैं, ये सारे S के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बाकी सब स्पेस बनाने के लिए वही प्रॉपर्टी कि अल्फा AU प्लस BV किया, तो दोबारा से ये सारे एलिमेंट किसके आ गए? ये सारे एलिमेंट S के है ना, और S के एलिमेंट के कोफिशिएंट्स में फील्ड के एलिमेंट आ जाएंगे, तो फिर ये चला जाएगा इसमें, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गई है। असल में S के एलिमेंट्स की एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गई है। तो S के एलिमेंट्स की जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होती है वो लीनियर स्पैन में चली जाती है। तो लीनियर स्पैन के दो एलिमेंट्स को जब आपने इस फॉर्म में देखा, तो उनका जो सम है वो भी इसमें चला गया, तो ये सब स्पेस बन गई, और S उसका सबसेट होता है। तो ये एक मल्टीपल चॉइस के तौर पे आपने याद रखना है। ये वही उसने किया हुआ है, VI लिख के, VI लिखा है, बाकी सारे 0 लिखे हुए हैं, और VI का कोएफिशिएंट 1 लिख के और बाकी सारे 0 करके, तो उसने जो है ना S को उसका सबसेट बनाया हुआ है। ये जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था ना इधर, कि अगर V1 है तो 1 इसका कोएफिशिएंट होगा, बाकी सारे 0 होंगे। अगर V2 होगा तो 1 इसका कोएफिशिएंट होगा, बाकी सारे 0 होंगे। अगर V3 होगा तो 1 इसका कोएफिशिएंट होगा, बाकी सारे 0 होंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का मल्टीपल चॉइस है। अगली बात ये है कि जो लीनियर स्पैन होता है वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है V की, जिसमें S आ रहा होता है। ठीक है, देखें अगर इसको थोड़ा सा हम डायग्राम बना के समझने की कोशिश करें, तो वो ये है, जैसे ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस V है, ये उसका सेट S है। अब जाहिर है S किसका सबसेट है? इसका लीनियर स्पैन का। अब लीनियर स्पैन भी V का सबसेट है ना, क्योंकि ये सब स्पेस है, तो सब स्पेस सबसेट भी होता है। अब वो कह रहा है कि ये जो है ना, ये छोटे से छोटा ऐसा सबसेट है जो S को कंटेन करता है। जाहिर है इससे बड़े बहुत से ऐसे सबसेट होंगे जो S को कंटेन कर रहे होंगे, जैसे ये एक सेट मैं ले लेता हूँ। ये एक ऐसा सेट है जो S को कंटेन कर रहा है, लेकिन एक दूसरा सेट भी है जो S को कंटेन कर रहा है, लेकिन इन सब में से जो सबसे छोटा सेट हमें नजर आ रहा है जो S को भी कंटेन करे और सब स्पेस भी हो, तो वो ये लीनियर वो स्पैन। लीनियर स्पैन है। ठीक है, जी सर। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि जो सेट S था, S के अंदर कुछ वेक्टर्स थे V1 V2 से लेके ना Vm तक। तो इन वेक्टर्स की जितनी भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस थी, जो नए वेक्टर आए थे वो आपने इसमें लिख दिए थे, ऐसे ही है ना, जी लीनियर स्पैन में। अब जो वो कह रहा है कि जो लीनियर स्पैन होता है ना, उसको हम कहते हैं कि लीनियर स्पैन S से जनरेट हुआ है। ये इसको रीड आउट करें कि जो ये वाला लीनियर स्पैन है वो स्पैन्ड या जनरेट हुआ है S से। तो S को फिर क्या बोलेंगे? जाहिर है S का भी तो कोई नाम होगा।
अगर एस से कोई लीनियर स्पैन बन रहा है तो एस को स्पैनिंग सेट बोलेंगे। ठीक है, तो स्पैनिंग सेट में क्या ठीक। होता है, स्पैनिंग सेट में वेक्टर्स होते हैं। कौन से वेक्टर्स होते हैं, ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनको यूज करके आप लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, और जो लीनियर कॉम्बिनेशंस बन जाती हैं वो एक नए सेट में चली जाती हैं, और वो जो नया सेट होता है सही है। उसमें सारी लीनियर कॉम्बिनेशंस होती हैं जो पुराना सेट हमारे पास होता है। तो वो जो सारी लीनियर कॉम्बिनेशंस होती हैं उस सेट को हम क्या कहते हैं, लीनियर लीनियर स्पैन। स्पैन कहते हैं। अब अगर हमारे पास दो सेट है, दो सबसेट है, जैसे एक नया क्वेश्चन है ना, मेरे पास एक सेट एस है और एक सेट टी है, किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट है, तो मैं कहता हूं कि एस जो है ना वो टी का सबसेट है। अब आप मुझे ये बताएं कि एस का लीनियर स्पैन और टी का जो लीनियर स्पैन है इनका आपस में क्या रिलेशन होगा। देखें, वैलिड क्वेश्चन है ना। दो सबसेट हैं वेक्टर स्पेस वी के, एक सेट दूसरे का सबसेट है, दोनों वी के सबसेट है, लेकिन एस जो है ना वो टी का भी सबसेट है। तो आपने ये बताना है कि इनके लीनियर स्पैन का क्या रिलेशन होगा, इसका और इसका क्या रिलेशन होगा। अगर एस टी का सबसेट है तो लीनियर स्पैन टी के लीनियर स्पैन का भी सबसेट होगा, ये रिलेशन होगा। बात समझ आ रही है। जी। ठीक है, तो ये आपने इसको ज़हन में रखना है। अब देखिए ना, बिहाइंड द थ्योरम डेफिनेशन का तो आपको पता है ना कि इसका असल में मकसद क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो प्रूव करने की पीपीएससी के लिए आपको जरूरत नहीं है थ्योरम की, जरूरत किसकी है, समझने की, समझने के। ज़हन में एक स्केच बनाने की। देखें, जब आपसे मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है जी वेक्टर स्पेस क्या होती है, सोच लें कि आपको एक भी थ्योरम नहीं आता। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे आपको एक भी थ्योरम नहीं आता, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस में सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है। पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी जाती है वेक्टर स्पेस की, फिर कुछ एग्जांपल्स आती हैं, फिर सब स्पेस आ जाती है, सब स्पेस की कुछ एग्जांपल्स आती हैं, फिर सम ऑफ जो सब स्पेसिस है वो आता है, फिर डायरेक्ट सम आता है, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन आती है, फिर ये जो तरतीब है ना, ये अपने तरतीब को अपने ज़हन में रखना है। जब आप एक तरतीब को अपने ज़हन में रखेंगे तो आपको सारे कोर्सेज कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो तरतीब है ना इसमें ये बहुत मैटर करती है, और ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। सर अच्छा, फिर आप उनका आगे क्या देखें, रिलेशन होगा, दोनों के लीनियर स्पेसिस का आपस ये जो एस का होगा ना लीनियर स्पैन, वो टी के लीनियर लीनियर स्पैन स्पैन का जी, सबसेट बन जाता है। ये आपस। हाँ जी, ठीक है, अगर एस टी का वो उसका सबसेट है तो सबसेट होगा, उसका लीनियर स्पैन उसके लीनियर स्पैन का सबसेट होगा, ये इनका उसके रिलेशन है। सबसेट होगा। ठीक है, ठीक है। जी जी। ठीक है, चले म्यूट करें जरा, हम आगे चलते हैं। आगे डेफिनेशन है। अच्छा, फाइनाइट डायमेंशनल जो है ना, क्या नाम है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इसकी मैं आपको दो डेफिनेशन बताऊंगा। टोटल कितनी डेफिनेशंस, दो डेफिनेशंस। एक डेफिनेशन मैं आपको अभी बताऊंगा और एक डेफिनेशन थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जो पहली डेफिनेशन है वो इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पैन है, कि लीनियर स्पैन की टर्म्स में हम डेफिनेशन करना चाह रहे हैं। तो एक वेक्टर स्पेस वी फाइनाइट डायमेंशनल होगी अगर एस फाइनाइट हो। कंडीशंस देखें, क्या कंडीशंस हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो वेक्टर स्पेस वी जो है ना, वी इज ऑफ फाइनाइट डायमेंशन। ठीक है, अगर एस सबसेट हो वी का, एस की कार्डिनैलिटी फाइनाइट हो,
ठीक है, और एस का जो लीनियर स्पैन है वो दोबारा से वी के इक्वल आ जाए। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन दूसरी भी होती है बेसिस की फॉर्म में। ठीक है, बेसिस की फॉर्म में भी इसकी होती है डेफिनेशन। तो बाद में मैं आपको ये दोनों डेफिनेशंस इक्वल प्रूव करके भी बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी आप ये समझें कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होती है। अगर उसका कोई सबसेट लिया जाए जो कि फाइनाइट हो, और उस सबसेट की जो लीनियर स्पैन आप तैयार करें वो बाद में वी के इक्वल आ जाए, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाएगा तो वी फाइनाइट डायमेंशनल होगी। जिसमें अब देखें एस जो है वो सिर्फ हमारी हेल्प कर रहा है, डेफिनेशन आप वी की कर रहे हैं, एस एक हेल्पिंग सेट के तौर पे हमारे पास आ कि एस उसका सबसेट है, कार्डिनैलिटी फाइनाइट है, लेकिन जब उसका लीनियर स्पैन फाइंड करते हैं तो वी के इक्वल आ जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वी फाइनाइट डायमेंशनल है। डेफिनेशन बुक में भी लिखी हुई है, तो एग्जाम्पल अभी देखते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है इस पे आपने गौर करना है। वो कह रहा है कि वी आर क्यूब के इक्वल है, और एस में हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, E1, E2 और E3। तो देखें, जब आप E1, E2, E3 को, असल में आपका टारगेट ये है कि एस की कार्डिनैलिटी पहले नंबर पे आपने देखनी है, वो कितनी है, 3 है ना, तो 3 फाइनाइट नंबर है। अब एस का वो जो स्पैनिंग सेट है ना, लीनियर स्पैन है, वो आप फाइंड कर लें। तो एस का लीनियर स्पैन वो होगा जिसमें कोफिशिएंट में आप रियल नंबर यूज करेंगे और बाकी एस के वेक्टर यूज करेंगे। ऐसा ही होता है ना कि एस के वेक्टर यूज करें, हमने यहाँ पे भी लिखा था ना, कहाँ लिखा था, ये देखें, ये सेट एस था, तो सेट एस के जो आपने तैयार किए हैं लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। उसमें कोफिशिएंट्स में आप क्या यूज कर रहे हैं, रियल नंबर यूज कर रहे हैं, और वेक्टर वही यूज कर रहे हैं ना एस के। अगर यहाँ पे जस्ट 3 वेक्टर हो, E1 हो, E2 हो और E3 हो, तो इसके जो कोफिशिएंट्स है उसमें आप कोई A यूज करेंगे, फिर B यूज करेंगे और फिर C यूज करेंगे। तो जो आंसर आएगा, ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा ABC का, वो दोबारा से स्पैनिंग सेट में उसमें जाएगा ना, लीनियर स्पैन में। तो उसका क्या आंसर आएगा, जैसे मैं A लिखता हूँ 1 0 0, फिर B लिखता हूँ 0 1 0, फिर C लिखता हूँ 0 0 1, तो इसका आंसर आ रहा है ABC। तो ये जो ABC आ रहा है ये तो चला गया ना इसमें, ये लीनियर स्पैन में। लेकिन देखा जाए ABC, तो ABC में अगर हम वेरिएशन करते जाएं तो ये पूरी जो है R क्यूब नहीं बन जाती। देखे ना, ए में भी आप कोई भी रियल नंबर यूज कर सकते हैं, बी में भी कोई रियल नंबर यूज कर सकते हैं, सी में भी कोई रियल नंबर यूज कर सकते हैं। तो सारे रियल नंबर यहाँ पे भी यूज हो सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसका मतलब है पूरी आर क्यूब आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस आर जो होता है वो आर क्यूब होता है ना। तो ये भी सारे यूज हो सकते हैं, ये भी सारे यूज हो सकते हैं, ये भी सारे यूज हो सकते हैं। तो जो एलिमेंट एस का था वो आर क्यूब का एलिमेंट बन गया है। तो जो एस है, आर क्यूब का जो एलिमेंट था वो एस का एलिमेंट बन गया ना। तो जो आर क्यूब है असल में वो सबसेट बन गया ना एस का। और वैसे हमें पता है कि एस हमेशा सबसेट होता है आर क्यूब का, तो ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो एस जो ये जो लीनियर स्पैन है वो आर क्यूब के इक्वल नहीं आ जाएगा। जैसे होता है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। सही है। जी। तो ये फाइनाइट डायमेंशनल है। अभी डायमेंशन नहीं फाइंड की, जस्ट ये बता रहे हैं कि ये फाइनाइट डायमेंशनल है। उसके बाद आगे वो क्या कर रहा है, हाँ, अब जो दूसरी लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था
कि 3 वेक्टर को किसी चौथे वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं। कहने का ये मकसद है कि आपके पास टोटल 3 वेक्टर्स है, किधर गया है न्यू आपके पास v1 है, v2 है और v3 है। ये 3 वेक्टर हैं, ये r³ में से आपने ले लिए। आपने एक वेक्टर v ले लिया, वो भी r³ में से ले लिया। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, कैन यू मेक, ठीक है, मेक या आप ये कर लें, कैन यू एक्सप्रेस v एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड v3। क्या आप, ठीक है, v को, क्या आप v को ऐसे कर सकते हैं कि v इक्वल आ जाए, कोई नंबर हो साथ v1 हो, फिर कोई नंबर हो साथ v2 हो, फिर कोई नंबर हो और साथ v3 हो, और v इक्वल आ जाए? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो वो अगर ऐसा हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि जो राइट साइड पे लीनियर कॉम्बिनेशन बनी है वो किसने बनाई है, वो v1 v2 v3 ने बनाई है, और वो किसके इक्वल है, वेक्टर v के। तो हम कह सकते हैं ना कि v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2 एंड v3। मतलब कि v1 v2 v3 ने जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाई है वो v के इक्वल आ गई है। तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को बनाने का यही फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है। जस्ट आपने क्या करना है, आपने v की वैल्यू पुट करनी है, आपने v1 की वैल्यू पुट करनी है, v2 की वैल्यू पुट करनी है, v3 की वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए v1 कहाँ से आया है, r³ में से। तो इसका मतलब है कि इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, v2 के भी 3 कंपोनेंट्स होंगे और v3 के भी 3 कंपोनेंट्स होंगे और v के भी 3 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, अब ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कंपेयर किए जाएंगे। पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट से कंपेयर होगा, दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से और तीसरा कंपोनेंट तीसरे कंपोनेंट से। तो आपके पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी जब आप कंपेयर करेंगे। जैसे कि उसने यहाँ पे किया हुआ है, उसने इस फार्मूला में लिखा है, ये फार्मूला आ गया, इस फार्मूला में उसने v1 v2 v3 की वैल्यू पुट की है, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया है और इसको कंपेयर किया है। तो ये जो पहला कंपोनेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कंपेयर होगा इस पहले कंपोनेंट के साथ, तो ये इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ कंपेयर होगा और तीसरा तीसरे के साथ। अब आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर आप a1 a2 a3 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, तो आप दोबारा से यहाँ पे पुट कर देंगे a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू और a3 की वैल्यू। जब यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी तो आप कह देंगे कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर वैल्यू नहीं आएगी तो आप कह देंगे कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। समझ आ रही बात? देखे ना, v इक्वल आ गया ना, -6 टाइम v1 प्लस 3 टाइम v2 और प्लस 2 टाइम v3। अगर इनकी ये वाली सेटिंग की जाएगी, -6 v1 3 v2 और 2 v3, इस सेटिंग को किया जाएगा तो v के इक्वल आएगा और इसको यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं। बात समझ आ रही है ना? क्योंकि a1 a2 a3 की जो है ना, अगर आप इसमें थोड़ी सी भी चेंजिंग करेंगे तो वो v के इक्वल नहीं आएगा। आगे देखें जरा, इसी तरह उसने मजीद एग्जांपल्स दी हुई हैं। कह रहा है फाइंड इक्वेशंस डिफाइनिंग द सब स्पेसिस w of r³ spanned by the vector 3 2 3 और 4। अब एक वेक्टर है, तो जब इस वेक्टर को आपने क्या करना है, जस्ट एक वेक्टर है ना, तो एक वेक्टर को आपने इसका लीनियर स्पैन फाइंड करना है, सिर्फ एक वेक्टर से। तो इस एक वेक्टर से लीनियर स्पैन कैसे फाइंड करेंगे, अगर इसके कोफिशिएंट में कोई रियल नंबर लिख देंगे। बात समझ आ रही है ना? अगर इसके कोफिशिएंट में कोई रियल नंबर लिख देंगे, जैसे हमने भी क्या किया था,
आपके पास 3 वेक्टर थे v1 v2 v3। तो इन तीनों वेक्टर्स के कोफिशिएंट में कोई रियल नंबर लिख के उनको ऐड किया था, तो ये एक स्पैनिंग आ गया था। अगर वेक्टर ही एक हो, जैसे v1 एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर के कोफिशिएंट में कोई रियल नंबर अगर हम लिख दें, जैसे t लिख दें, तो ये जो आपके पास आएगा लीनियर कॉम्बिनेशन आएगी, ये लीनियर स्पैन में चला जाएगा ना। इसी तरह अगर t को मैं लिख दूं 2 3 4 के साथ, तो इसके आंसर में जो भी आएगा, जैसे 2t आ जाएगा, 3t आ जाएगा और 4t आ जाएगा। 2t x कंपोनेंट है, 3t y कंपोनेंट है और 4t z कंपोनेंट है। अब x y और z की ये जो तीन वैल्यूज है, इन तीनों वैल्यूज में वेरिएशन से जो भी लाइन आएगी, उन लाइन से जो भी आपके पास क्या बनेगा, स्पेस में जो भी आपके पास ग्राफ बनेगा, वो आर क्यूब की एक सब स्पेस बन जाएगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं ना इसको कि इससे कौन सा ग्राफ बनेगा। जैसे 2t 3t और 4t है, इससे कौन सा ग्राफ बनेगा। ये वैसे आपके नॉलेज के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे कौन सा ग्राफ बनेगा। एक सेकंड रुके जरा। चले मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, आप उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लें जो आपको सेंड किया हुआ है।